हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BHDLA 137 की बुक जिसका नाम है हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल, उसके थर्ड यूनिट के फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, हमारे यूनिट का नाम है आंगिक भाषा और संप्रेषण, और इस यूनिट में दो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हाव भाव, दूसरा है आंगिक भाषा। आज की वीडियो में हम हाव भाव पर डिस्कस करेंगे। हाव भाव क्या होता है, इसकी सामाजिक सापेक्षता, हाव भाव के प्रकार और हाव भाव और भाषा में उसका क्या स्थान होता है, तो इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आंगिक भाषा पर डिस्कस करेंगे। तो गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपने इससे पहले इस बुक की 2 यूनिट की वीडियोज नहीं देखी तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है हाव भाव। हाव भाव होता क्या है? हाव भाव जो है हमारी बॉडी के कुछ कुछ जेस्चर्स होते हैं जिनको हम आंगिक चेष्टाएं भी बोलते हैं। तो हाव भाव ऐसे आंगिक चेष्टाएं या फिर जेस्चर्स होते हैं जो कि मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ सह संप्रेषण के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। मतलब कि जब भी हम कुछ बोल रहे होते हैं तो हमारे बोलने के साथ साथ हमारे हाथ पैर चलने शुरू हो जाते हैं, या फिर हमारे जो फेस के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो सब। तो ये हमारे हाव भाव होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है उक्ति, कोई सेंटेंस है जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि मैंने उसे भगा दिया, तो हमारे हाव भाव जो होंगे वो इस तरह से होंगे कि हाथ से दूर करने का संकेत जब हम बोलेंगे भी, और साथ साथ हाथ से भी हम उसको इशारा करके भी बताएंगे, तो ये हमारे हाव भाव हो जाते हैं। जैसे नहीं कहने वाले के साथ में सर भी हिलता है, जब हम नहीं कहते हैं तो साथ साथ अपना सर भी हिला देते हैं। ऐसे यहाँ पर एक और दे रखा है, मैं तुम्हें मारूंगा, तो तर्जनी से ताड़ने का संकेत, मतलब कि हम ऐसे हाथ दिखाकर कहते हैं कि मैं तुम्हें मारूंगा। ऐसे ही यहाँ पर थर्ड है ठीक है, मिल जाएगा, तो हाँ जैसे मुद्रा में सर को 2-3 बार हिलाना। जब हम हाँ करते हैं तो हम अपना सर हिलाते हैं ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे करके हिलाते हैं। तो इस तरह से ठीक है मिल जाएगा का लिए हम ऐसे हाँ का एक संकेत देंगे। मत करो ये काम, बाहर की तरफ खुली हथेली को धीरे से दाएं बाएं 2-3 बार हिलाना। तो जब हम किसी से कहते हैं कि ये काम मत करो तो ऐसे ऐसे करके हम अपने हाथ को खोलकर हथेली को सीधे दाएं बाएं हिलाते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे हाव भाव ये हो जाते हैं। हाव भाव भाषिक अभिव्यक्ति के साथ इतने गहरे जुड़े होते हैं कि हम प्रायः भाषण या संवाद की स्थिति में भी आंगिक चेष्टाएं करते हैं। मतलब कि हमारे जो हाव भाव होते हैं इतने जुड़ जाते हैं हमारे मौखिक अभिव्यक्ति के साथ, हमारी भाषिक अभिव्यक्ति के साथ, कि जब हम भाषण दे रहे होते हैं, कोई संवाद भाषण या फिर संवाद के समय भी हमारी वो आंगिक चेष्टाएं, हमारे जेस्चर्स जो है वो काम कर रहे होते हैं। ये भाषा का भिन्न अभिन्न अंग सा हो गया है, और उसी के साथ साथ हाव भाव भी आ ही जाते हैं। तो हाव भाव से ही हम लोगों के जो कहने का तरीका है, किस तरीके से कह रहे हैं, ये सब हम समझ आते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग टेलीफोन पर बातचीत करते समय भी आंगिक चेष्टाएं करते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, जब भी हम फोन पर किसी से, अपने दोस्त से या फिर किसी से भी बात कर रहे होते हैं, तो हमारी जो आंगिक चेष्टाएं होती हैं वो भी काम कर रही थी, साथ साथ हम अपने हाथों को हिला रहे होते हैं। जो भी हम बात बोल रहे होते हैं उसके साथ साथ जो भी आंगिक चेष्टाएं होते हैं हम वो कर रहे होते हैं। जैसे कि अपने हाथों को हिलाना और अपने भवों को चढ़ाना, तो ये सारी चीजें जो है हम बात करते समय भी कर रहे होते हैं टेलीफोन पे बात, जबकि कोई हमारे सामने नहीं है, वो हमें देख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम वो सारी चीजें कर रहे होते हैं। हाव भाव आदि आंगिक चेष्टाएं सह संप्रेषण का माध्यम है, मतलब कि वो संप्रेषण करते समय खुद ही हो जाती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भाषा के अभाव में हम कभी कभी सिर्फ हाव भाव से अपने को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है जब हम बोल नहीं पाते या फिर बोल नहीं रहे होते हैं, तो खाली हम हाव भाव भी कर देते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं हमारे हाव भाव से ही। हाव भाव की अब हम देखेंगे हाव भाव की सामाजिक सापेक्षता। तो हाव भाव की सामाजिक सापेक्षता क्या होती है, यहाँ से हम देखेंगे ये कुछ हाव भाव समाज सापेक्ष होते हैं। जैसे उत्तर भारत में व्यक्ति ना करने के लिए दाएं से बाएं सर हिलाते हैं, हाँ करने के लिए ऊपर से नीचे सर हिलाते हैं, तो ये उत्तर भारत के दे रखा है। और ऐसे ही दक्षिण भारत में इसका उल्टा होता है, जो व्यक्ति होते हैं हाँ के लिए संकेत भिन्न प्रकार का होता है, उनका हाँ के लिए जो है वो अलग तरीके से सर हिलाते हैं, लेकिन ना के लिए जो है वो दाएं से बाएं सर हिलाते हैं, नहीं के लिए। वे जबड़े को घोड़े के पेंडुलम की तरह एक दिशा से दूसरी ओर घुमाते हैं। तो हाँ करने के लिए वो अपने जबड़े को एक दिशा से दूसरी दिशा हिलाते हैं पेंडुलम की तरह।
दक्षिण भारत में ना का संकेत समान है, जैसे कि उत्तर भारत में ना के लिए ऐसे ऐसे करके सर हिलाते हैं, ऐसे दक्षिण भारत में भी हिलाते हैं। लेकिन उत्तर भारत में हाँ करने के लिए ऐसे करके सर हिलाते हैं ऊपर नीचे करके। लेकिन दक्षिण भारत में सर जो है वो हाँ के लिए ऐसे करके नहीं हिलाते, वो एक घड़ी के पेंडुलम की तरह जब जबड़े के को घड़ी के पेंडुलम की तरह हिलाते हैं, अपने जबड़े को हिलाते हैं एक दिशा से दूसरी दिशा। तो ये नहीं होता है दक्षिण भारत में। इसी तरह दक्षिण हाँ में दाएं बाएं और ऊपर नीचे दोनों गलतियों का समिश्रण है और इस कारण दोनों के साथ भ्रम पैदा हो जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा उदाहरण यहाँ पे दे रखा है जहाँ एक ही संकेत अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग अर्थ देता है। हथेली जमीन की तरफ चारों उंगलियां एक साथ रखें और उंगलियों को ऊपर से नीचे की तरफ अपनी तरफ लाएं तो भारत के संदर्भ में इसका तात्पर्य है आओ, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ये वाला एग्जाम्पल। ये जो है भारत में जब हम किसी को बुला रहे होते हैं तो हम इस तरीके से बुलाते हैं कि आओ इधर। यही संकेत अमेरिकी संदर्भ में विदाई के अवसर पर टाटा करने के लिए टाटा करने का अर्थ देता है। अमेरिका में इसको टाटा करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर अमेरिकी आओ के लिए इस संकेत का उपयोग करते हैं। हथेली ऊपर, तर्जनी ऊपर उठी हुई और बाकी उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई, वे तर्जनी को अपनी तरफ घुमाए तो आओ का अर्थ निकलता है। ये संकेत भारतीय संदर्भ में कुछ भिन्न मुद्रा में लाव का अर्थ देता है, जैसे कि ये है, ये दे रखा है यहाँ पर, ये वाला एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर। भारतीय संदर्भ में ये जो है लाव का अर्थ देता है, जबकि दूसरी जगहों पर ये आव का अर्थ देता है, बुलाने के लिए उपयोग करते हैं, जबकि भारत में लाव के लिए करते हैं। अब हम देखेंगे हाव भाव के प्रकार है। तो हाव भाव के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये देख लेते हैं। हाव भाव जो है वो सह संप्रेषण होते हैं, यानी कि को वर्बल कम्युनिकेशन। हम जब भी कम्युनिकेशन करते हैं तो वो खुद ही होने लग जाते हैं, यानी मौखिक भाषा के साथ साथ चलते हैं। हम बचपन से ही भाषा के अर्जन के साथ इन्हें अर्जित करते हैं। तो जो व्यक्ति होता है, जो बच्चा होता है, वो बचपन से ही सीखता है हाव भाव। जैसे कोई भी भाषा बोलता है, वो बोलने के साथ साथ वो हाव भाव भी सीखता है और मौखिक भाषा के साथ साथ इनका बार बार उपयोग भी करता है। तो जब भी वो कोई बोलता है तो उसके साथ साथ उसका उपयोग भी किया जाता है। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट कार्य आंगिक प्रतिरूप। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है और इसकी हेडिंग इधर साइड में लिखी हुई है मैंने। यहाँ पर हम देखेंगे आंगिक प्रतिरूप के बारे में। ये संदेश के आंगिक प्रतिरूप हैं और संप्रेषण की पुष्टि करते हैं। जैसे मैं तुम्हें मारूंगा के साथ मुक्का दिखाना, दौड़कर आओ के साथ उंगलियों से आने का संकेत करना, मुझे क्या मालूम है कहने के साथ साथ कंधे उचकाना, और मैं चीर कर रख दूंगा जैसी धमकी के साथ बड़े हुए हाथ को काटने के अंदाज में एक ओर से दूसरी ओर ले जाना। तो ये जो है हमारे आंगिक प्रतिरूप होते हैं। अगर हम किसी को बोलेंगे संप्रेषण को पुष्ट करते हैं ये। और अगर जैसे हम किसी को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें मारूंगा तो उसके साथ साथ हम उसको मुक्का भी दिखाएंगे। साथ ही साथ अगर हम किसी को बुलाएंगे कि भाग कर आओ जल्दी से, दौड़ कर आओ, तो हम उसको उंगलियों के इशारे से जल्दी से संकेत देंगे कि हाँ यहाँ पर आ जाओ जल्दी से। तो ये हमारे आंगिक प्रतिरूप हो जाते हैं। दूसरा है मौखिक भाषा की कमी। अगर मौखिक भाषा कभी कभार हम नहीं बोल पाते हैं, मतलब मुंह से नहीं बोल रहे होते हैं कभी कभार, तो हम उसको हाव भाव के इशारे से कर सकते हैं। ये अक्सर मौखिक भाषा के अभाव में या उसके स्थान पर संकेत या इशारे का काम करते हैं। आपने देखा होगा कभी कभार कुछ लोग बोल नहीं पा रहे होते तो वो इशारे से अपनी बात कह देते हैं, दूसरे सामने वाले जो होते हैं वो समझ भी जाते हैं। जैसे बिना बोले कंधे उचकाने का मतलब होता है मैं क्या जानूं। कोई व्यक्ति बिना मतलब बोलता नहीं है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन वो अगर कंधे भी उचका देगा अपने तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि इसको नहीं पता है, ये कह रहा है। दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार का अर्थ देता है। इसी तरह के निम्न कुछ संकेतों को देखिए। तो जैसे ये वाला विक्ट्री का साइन बनाना, ऐसे करके वी बनाना, तो इसका मतलब है कि हम जीत गए अंग्रेजी में। ऐसे ही ये ट्रैफिक पुलिस दे रखी है, तो इसका मतलब है ट्रैफिक पुलिस कह रही है कि ऐसे अपने हाव भाव को करके खड़े हो जाते हैं और इसका मतलब होता है कि ठहरो, आगे मत बढ़ो, स्थिर हो जाओ या फिर रुक जाओ। इसी तरह यहाँ पे दे रखा है कि आप मुझे अपनी गाड़ी में ले जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये है। फिर ऐसे ही शांत, चुप, जरा रुकिए, आगे पीछे हिलाता हुआ हाथ। तो ये आगे पीछे हाथ हिला रहा है तो इसका मतलब ये है कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ या फिर रुक जाओ। अब थर्ड है भाव प्रदर्शन। तो हाव भाव के माध्यम से हम बहुत ही अच्छे से अपने भाव का प्रदर्शन कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे हाव भाव प्रदर्शन का काम करते हैं।
छाती पीटना शोक का संदेश संप्रेषित करता है। मुंह बिचकाना घृणा का भाव प्रदर्शित करता है। जैसे कि कोई बहुत ज्यादा शोक में डूबा हुआ होता है तो वो अपनी छाती पीटने लगता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये शोक में है। ऐसे ही जब हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो हम अपना मुंह बिचकाना शुरू कर देते हैं, तो ये भी हमारा भाव का प्रदर्शन करता है। फोर्थ पॉइंट है सांकेतिक रूप। हाव भाव दिशा आदि की दृष्टि से सांकेतिक होते हैं। हम आमतौर पर यह वह ऊपर नीचे आदि शब्दों को बिना हाव भाव के नहीं बोलते, तो दिशा की दृष्टि से भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे संकेत देते हैं, अगर हमें दिशा की बात करें तो हम उसका संकेत भी देंगे हाव भाव के माध्यम से। जैसे अगर हम ये बोलेंगे तो हम उसको अपने हाव भाव से हाथ के इशारे से करेंगे कि ये, वह बोलेंगे तो दूर की तरफ इशारा करके कहेंगे कि वो, ऊपर बोलेंगे तो ऊपर की तरफ, और नीचे बोलेंगे तो नीचे की तरफ इशारा करके हम बताएंगे। तो इस तरह से संकेत भी देते हैं हाव भाव। फिफ्थ पॉइंट है संकेतों के, सॉरी ये फिफ्थ पॉइंट भी फोर्थ के साथ ही है, यहाँ पर अलग से दे रखा है, तो ये आप फोर्थ के साथ ही प्रिपेयर करिएगा। संकेतों के कारण कही गई बात को अच्छी तरह से समझने में सुविधा होती है। तो जब भी हम ऐसे संकेतों के साथ अपनी बात को कहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति ज्यादा अच्छे से समझ पाता है हमारी बात को। और ये जो आपकी बुक में फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है, ये फिफ्थ पॉइंट नहीं है, ये फोर्थ के ऊपर वाले पॉइंट के साथ ही है। अब हम देखेंगे अनुमान का आधार। तो हाव भाव से हम अनुमान का आधार भी लगा पाते हैं, अनुमान का आधार से हमें पता चलता है। हाव भाव से अक्सर हम ये जान लेते हैं कि व्यक्ति क्या कहने वाला है या किस मन स्थिति में है, अर्थात हाव भाव संप्रेषण में अनुमान का आधार बनते हैं। अब जब भी हम किसी व्यक्ति के हाव भाव देखते हैं, जैसे कि आपने भी कहते हुए सुना होगा अपने घर में बड़े लोगों को, या फिर आप भी बोलते होंगे कि उसके हाव भाव से ये सब पता चल रहा था कि वो बहुत गुस्से में था। तो जब हम हाव भाव से जो है हमें पता चल जाता है सामने वाले व्यक्ति की कि वो गुस्से में है, खुश है, या फिर एक्साइटेड है, कैसी उसकी स्थिति है, या फिर वो क्या कहने वाला है, ये सब हमें हाव भाव से पता चल जाता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 7 पॉइंट है अभिव्यक्ति की लय गति। तो अभिव्यक्ति की लय गति देखते हैं हम। हाव भाव व्यक्ति की अभिव्यक्ति को लय गति देते हैं, अभिव्यक्ति के स्तर पर रूप देते हैं। अभिव्यक्ति और आंगिक चेष्टाएं समान लय गति में चलते हैं और हाव भाव से अभिव्यक्ति में जीवंतता आती है। लय गति देने का मतलब ये है कि जब भी हम कुछ बोल रहे होते हैं, बोलते समय हमारे जो आंगिक चेष्टाएं होती हैं, हाव भाव होते हैं, वो उसी के साथ साथ काम कर रहे होते हैं, मतलब कि समान गति में चल रहे होते हैं। तो इससे हाव भाव में जो है वो जीवंतता, सॉरी, हाव भाव से जो है हमारी अभिव्यक्ति में जो भी हम बोल रहे हैं उसमें जीवंतता आती है, मतलब कि वो ज्यादा इफेक्ट करता है दूसरों पर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हाव भाव के कुछ प्रकार दे रखे हैं जो कि अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं, तो इसको देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर हम देखेंगे हाव भाव और भाषा में उसका स्थान। तो जिस तरह हम किसी व्यक्ति की मौखिक अभिव्यक्ति के आधार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उसी तरह हम हाव भाव को अभिव्यक्ति का रूप मानकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो हम उसका जवाब देंगे। बोलने के बाद जब वो बोलेगा हमसे कुछ सवाल करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति अब खाली हाव भाव से या फिर इशारों के माध्यम से हमसे बात करेगा तो हम उसकी भी प्रतिक्रिया देते हैं। तो इस तरह से भाषा में उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे कि मुझे आंख मत दिखाओ, अर्थात डांट का भाव मत दिखाओ, इसका मतलब ये हुआ। अगर कोई आंख दिखा रहा है, गुस्से से आपको बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत गुस्से में है। तो कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझे आंख मत दिखाओ, इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाला व्यक्ति उसको डांट रहा है, गुस्से में देख रहा है तो डांट रहा है, और इसलिए वो कह रहा है कि मुझे मत डांटो, मुझे आंखें मत दिखाओ, क्यों मुंह लटकाए हुए हो। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा उदास होता है, दुखी होता है, तो उसका मुंह लटक जाता है। आपने भी देखा होगा या फिर बोला भी होगा अपने आसपास से, अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपनी फैमिली में किसी के साथ। अगर कोई बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है तो वो अपसेट हो जाता है और वो बहुत ज्यादा उसका जो है मुंह लटक जाता है। तो इस यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, क्यों मुंह लटकाए हुए हो, यानी कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसके मुंह लटकाने से समझ रहा है कि वो दुखी है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम क्यों दुखी हो, वो ये पूछ रहा है। ऐसे ही क्यों हाथ मल रहे हो, हाथ मलना जैसे कि असहाय होने का सूचक है। तो इस तरह से हाव भाव जो है हमारी भाषा में बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। हाव भाव, हम भाषा में हाव भाव पर आधारित अनेक अभिव्यक्तियों को शामिल करते हैं। जब हम दूसरे व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं तो उनके व्यवहार, मनोभाव आदि की सूचना देने के लिए उनके हाव भावों का उल्लेख करते हैं। जैसे कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, हम 2 फ्रेंड थे, वो अपने तीसरे फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो तीसरा फ्रेंड किस तरह से बात करता है, उसके क्या हाव भाव होते हैं, क्या किस तरीके से उसने बात की, तो उसके बारे में वो अपने पहले फ्रेंड को बता रहा है।
जब वो उसे बताएगा तो उसी के व्यवहार के अकॉर्डिंग, उसके मनोभावों के अकॉर्डिंग वो हाव भाव का, उसी के हाव भाव का प्रयोग करते हुए उसको समझाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा था या फिर वो क्या कह रहा था। इसी तरह उपन्यास, कहानी आदि में पात्रों के संवाद के साथ साथ लेखक उनके हाव भाव का उल्लेख करते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप कोई कहानी वगैरह पढ़ते हैं, अगर आपने कहानियां पढ़ने का शौक होगा तो आपको पता होगा, जो लेखक होते हैं किसी का हुलिया अगर बयान करते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, तो वो उसके साथ साथ, उसके हुलिये के साथ साथ अगर कुछ बात, जैसे कि कोई एक सेंटेंस कोई व्यक्ति बोला तो उसके साथ साथ वो उसके हाव भाव के बारे में भी बताते हैं कि उसने हाथ चढ़ाकर ऐसे कहा या फिर भवें उचकाकर ऐसे कहा। तो इस तरीके से लेखक जो है उसका उपयोग करते हैं उपन्यासों में, कहानियों में, जिससे हमें मानसिक पटल पर उनके मंतव्य या मनस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो जब लेखक ऐसा करते हैं तभी हम उस कैरेक्टर के जो मानसिक स्थिति होती है या फिर उसका जो एक तरीके से एक्सप्रेशन होते हैं वो हमें समझ आ जाते हैं, हम समझ पाते हैं और अच्छे से उसको समझकर कहानी को समझ पाते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, वह कंधे उचकाकर बोला, उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, वह पैर पटकते हुए बाहर निकल गया। जैसे कि कोई गुस्से में होता है तो वो पैर पटकते हुए बाहर चला जाता है, तो यहाँ पर उससे मतलब है सिर हिलाना, मतलब कि उसने मना कर दिया, ऐसे कुछ। इसी तरह बोलने के तरीकों से भी व्यक्ति की मनस्थिति का पता चल जाता है। इससे भी लेखक ये या वक्ता निम्न प्रकार से प्रकट करते हैं। तो जिस तरह से हम बोलते हैं, बोलने के भी हर किसी का अलग अलग स्टाइल होता है, अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, फुसफुसाकर बोला, तो फुसफुसाकर बोलना बहुत धीरे से बोलना, चिल्लाकर बोलना बहुत जोर से बोलना, दबे हुए स्वर में बोलना, दबे हुए स्वर में पूछना, मतलब कि कोई सीक्रेट बात होगी जब भी वो दबे हुए स्वर में पूछ रहा है। तो इस तरह से भाषा में हाव भाव बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और वो हमारे मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ खुद ही संप्रेषित हो जाते हैं, सह संप्रेषित हो जाते हैं। हिंदी के अधिकतम मुहावरे हाव भाव या मान्य इशारों पर आधारित होते हैं, जैसे कि मुंह मोड़ना, हाथ खींच लेना, कमर कसना, अंगूठा दिखाना, सिर झुकाना, नाक भौं चढ़ाना आदि मुहावरे वास्तव में व्यक्ति के मनोभावों का ही दृश्य चित्र उपस्थित करते हैं। तो हिंदी की सारे मुहावरे हैं जो कि हाव भाव से ही जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा मुंह मोड़ना, अगर कोई व्यक्ति किसी से नाराज हो जाता है तो वो उससे मुंह मोड़ लेता है। ऐसे हाथ खींच लेना, कमर कसना, अंगूठा दिखाना, सिर झुकाना, अगर कोई बहुत ज्यादा अपसेट होता है वो अपना सर झुका लेता है। कोई गुस्से में होता है या फिर किसी की, आपने भी देखा होगा किसी की कोई बुराई वगैरह कराता है, किसी के बारे में बता रहा होता है तो वो भौहें चढ़ाकर बताता है, अगर वो उससे चिड़ा हुआ होता है तो नाक भौं चढ़ाना। तो इस तरह से हमारे हाव भाव जो है हमारी भाषिक अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।